लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए सीएफटी का डायग्राम देखा था। किसका डायग्राम देखा था? सीएफटी का। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब इस साइड में मैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड को पढ़ूंगा। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्टाहेड्रल। सबसे पहले मैं आपको ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के बारे में बताता हूँ। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जो स्प्लिटिंग होता है, लोअर साइड में 3 लाइंस होते हैं और अपर साइड में 2 लाइंस होते हैं। इसको बोलते हैं EG एंड दिस इज कॉल्ड एज T2G। अब मैं इतना ही पार्ट ड्रॉ करूंगा, बाकी का पार्ट ड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, ये आपको समझ आना है कि यहाँ पे इस साइड में क्या होना चाहिए। सो मैंने इस प्रकार से स्प्लिटिंग यहाँ पे शो कर दी है और इसको हम बोलेंगे बेरीसेंटर। इसको हम क्या बोलेंगे? बेरीसेंटर। तो इसको हम बोलते हैं बेरीसेंटर। नॉर्मली ऐसा होता है, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, एक में 2 ऑर्बिटल है और दूसरे में 3 ऑर्बिटल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे तो इस टोटल को हम बोलते हैं डेल्टा O। इसको हम बोलते हैं 2/5 ऑफ डेल्टा O और इसको हम बोलते हैं 3/5 ऑफ डेल्टा O। ठीक है, इस प्रकार से। इसका ज्यादा काम तो कुछ आता नहीं है, नॉर्मली मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब काम की बातें यहाँ पे लिख रहा हूं। ये T2G है और ये EG है। ठीक है, दिस वन। ओके, अब CFT ने स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में बताया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में फर्क क्या होता है। CFT के हिसाब से जब मेटल और लिगेंड इन दोनों का इंटरेक्शन होता है तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है और इसलिए मेटल के ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ता है। इफ यहाँ पे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, इफ यहाँ पे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो मेटल के साथ ज्यादा रिपल्शन शो करता है और जितना रिपल्शन ज्यादा होगा उतना ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, व्हेन लिगेंड और मेटल का इंटरेक्शन होता है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है। इसी वजह से मेटल, फ्री मेटल का एनर्जी कम होता है, फील्ड वाले मेटल के ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है। और जब ये लिगेंड एकदम पास आता है तब वो डीजनरेट ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं इस प्रकार से। इफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा रहेगा और वीक लिगेंड रहेगा तो स्प्लिटिंग कम रहेगा। तो एक्सपेरिमेंटली पता चला कि जब हमने यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड यूज किए, एक में हमने NH3 को यूज किया और दूसरे पे हमने Cl- को यूज किया, तो ये पता चला कि जब NH3 को यूज किया तो यहाँ का जो डेल्टा O का वैल्यू है, ये डेल्टा O का वैल्यू ज्यादा हुआ। जब Cl- को यूज किया तो यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल थे और यहाँ पे ये 2 ऑर्बिटल थे। इसको EG बोला और इसको T2G बोला है, ऐसे। ठीक है, तो CFT ने क्या किया, पहले NH3 और Cl- दोनों को स्टडी किया तो उनको ये पता चला कि Cl- में डेल्टा O का वैल्यू कम है और NH3 में डेल्टा O का वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का डेल्टा O का वैल्यू ज्यादा रहेगा और वीक लिगेंड का डेल्टा O का वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो मन में जो डाउट था कि इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला है, इसको वीक लिगेंड बोला है, तो क्यों हमने NH3 को स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला है और क्यों हमने Cl- को वीक लिगेंड बोला है, इसका आंसर यहां से मिला कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ जब रिएक्शन किया तो स्प्लिटिंग ज्यादा था। स्प्लिटिंग मतलब ये रेजिस्टेंस। वीक लिगेंड को यूज किया तो स्प्लिटिंग जो था वो कम था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में फर्क क्या है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा करता है तो वीक लिगेंड जो रहेगा वो स्प्लिटिंग कम करेगा। इज इट क्लियर? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। एक बात और, मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इफ हम यहाँ पे इसके हिसाब से जाते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है। एक को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, एक को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी
और दूसरा वाला जो कंसेप्ट होता है वो आता है स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या आता है? स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहां पे जो हमने डी सीरीज लिया है ये D1 है। कौन सा है? D1। तो D के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा या EG में जाएगा? ये D1 वाला इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा या EG में जाएगा? बाकी रूल्स एज इट इज है, हुल्स रूल, अफोगाव प्रिंसिपल एज इट इज है। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो T2G में जाएगा या EG में जाएगा? किसमें जाएगा? ओके, जब भी इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो अफोगाव प्रिंसिपल क्या बोलता है? क्या बोलता है अफोगाव प्रिंसिपल? अफोगाव प्रिंसिपल ये बोलता है कि जिसका एनर्जी कम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा। सही है। हुल्स रूल क्या बोलता है? इफ ऑर्बिटल डीजेनरेट है तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और बाद में पेयरिंग करेंगे। और बाद में क्या होता है? पॉलिश प्रिंसिपल बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेंगे उस टाइम पे उन दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। आई थिंक ये हमने पढ़ा था। अब ये D1 सीरीज है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G में। कहां पे जाएगा? T2G। तो अब T2G के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और EG के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 0। तो इसको लिखते हैं T2G1 और EG0। क्या लिखेंगे? T2G1 और EG0। सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? T2G में या EG में? क्या लगता है? सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G में। अब T2G में क्या है? इन तीनों का एनर्जी सेम है, ऑल 3 आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो यहां पे हम लोग हुल्स रूल को अप्लाई करेंगे। हुल्स रूल क्या बोलता है? सभी डीजेनरेट को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इफ हम यहाँ पे D1 के जगह D2 को लगाते हैं तो क्या होगा? सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। सही है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G2 एंड EG0। हर एक बात को अच्छे से समझना है। इसको हम बोलेंगे T2G2 एंड EG0। अब यहां पे जो सीरीज ले रहे हैं वो D3 है। ये समझ रहे ना? मतलब एलिमेंट तो D ब्लॉक का ही है, उसके D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता चलेगा यहां से। सही है। अब ये D3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा T2G3 एंड EG0। सही है। क्या बन जाएगा? T2G3 एंड EG0। आई थिंक यहां तक क्लियर होना चाहिए। समझ गए बात को? हमने तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों दिया? क्योंकि हम हुल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? हुल्स रूल को। ये D3 है। अब मैं बोलता हूं ये D4। तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा और पेयर होगा। सही है ना? या तो इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा और पेयर होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा। सही है। पॉसिबिलिटीज दो है। कौन सी? या तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा और पेयर होगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा और वहां बैठेगा। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 2 पॉसिबिलिटीज। केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या होगा? केस 1 में पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब यहां का जो इलेक्ट्रॉन है, चौथा वाला इलेक्ट्रॉन हम यहां पे रखेंगे। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। जब चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे रखेंगे तो पेयर बनेगा। तो अनपेयर्ड को पेयर्ड करना है तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे? पेयरिंग एनर्जी। सही है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में हम दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और उस टाइम पे जो एनर्जी चेंज होता है दैट एनर्जी चेंज इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। मतलब उनको कपल होने के लिए, पेयर होने के लिए एनर्जी लग रहा है। दूसरी बात, यहां ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला हमने? स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको क्या बोला है? स्प्लिटिंग एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा O। केस 1 ऐसा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है।
मतलब ये मान के चलते हैं कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो 20 जूल है और स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो 15 जूल है। मतलब ये जो फोर्थ वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, उस अनपेड इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयर बनाना है, तो उसके लिए उसको 20 जूल एनर्जी का खर्च करना होगा। दूसरा ऑप्शन उसके पास है, वो T2G से इजी में जाना चाहता है, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, दैट एनर्जी डिफरेंस इज 15 जूल। कितना है? 15 जूल। तो ये वाला जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके पास क्या पॉसिबिलिटी है? दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो पेयर बनाए या तो वो इजी में जाए। लेकिन पेयर बनाने के लिए उसको खर्चा ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। तो पेयरिंग एनर्जी तो फिक्स होता है, पेयरिंग एनर्जी में फर्क नहीं होता है। बात है कि स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है। अब स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए या वीक लिगेंड होना चाहिए। स्प्लिटिंग एनर्जी कम है मतलब ये वाला डिस्टेंस कम है। स्प्लिटिंग एनर्जी कम है मतलब ये डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम है इसका मतलब ये वीक लिगेंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए। वीक लिगेंड होना चाहिए मतलब ये बोल सकते हैं कि इफ हम वीक लिगेंड के हिसाब से जाते हैं सो स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर करना पसंद नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपर साइड पे जाना पसंद करेगा। सही है ना? समझ गए बात को? बात तो समझ गए? तो केस 1 के हिसाब से जाते हैं, केस 1 के हिसाब से। ठीक है, तो केस 1 के हिसाब से D4 में क्या पॉसिबिलिटी है? पहली क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो यहां जाएगा। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3 Eg1। सही है? सही है ना? हाँ। अब हम यहां पे केस 2 को लेते हैं। केस 2 में बोला पेयरिंग एनर्जी कम है और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी 20 जूल है और स्प्लिटिंग एनर्जी 25 जूल है। सही है? क्लियर है? तो ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इजी में ही रहना पसंद करेगा या T2 में जाएगा? वो किसको पसंद करेगा? ये T2G को पसंद करेगा या Eg को पसंद करेगा? केस 2 के हिसाब से किसको पसंद करेगा? T2G को पसंद करेगा। और जब T2G को पसंद करेगा तो ऐसे होगा। सही है? जब T2G को पसंद करेगा तो ये केस 2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए T2G4 Eg0। सही है? मतलब केस 1 जो है वो वीक लिगेंड के लिए है और केस 2 जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए है। समझे बात को? क्लियर है? अब इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इस केस 2 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 2। हम केस 1 के हिसाब से जाते हैं तो केस 1 के हिसाब से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 4। इसका मतलब इसका स्पिन कितना रहेगा? प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 4 बार प्लस हाफ किया। सही है? तो इसका स्पिन कितना रहेगा? +2। स्पिन कितना रहेगा? +2। हम इसकी बात करते हैं तो क्या होगा? ये प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। सही है? लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? +1 हो गया। मतलब इसमें स्पिन का वैल्यू ज्यादा है, इसमें स्पिन का वैल्यू कम है। स्पिन का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे हाई स्पिन। उसको क्या बोलेंगे? हाई स्पिन। और स्पिन का वैल्यू कम रहेगा तो उसको बोलेंगे लो स्पिन। समझे बात को? ये हमने वीपीटी पे देखा था, एक टर्म यूज किया था। एक में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरे में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। सही है? तो लो स्पिन का मतलब होता है इनके स्पिन का एडिशन कम होगा, और हाई स्पिन का मतलब होता है स्पिन का एडिशन ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर है? एनी डाउट इज देयर? सो दिस इज अबाउट D4। तो D4 में लो स्पिन हाई स्पिन पॉसिबल है। D4 में लो स्पिन हाई स्पिन पॉसिबल है।
इफ मैं यहां पे D3 की बात करता हूं तो क्या होगा, D3 में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 3, तो इसमें लो स्पिन हाई स्पिन हो सकता है। केस 1 के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, केस 1 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी कम है। अरे हमारे पास हमको पेयरिंग करना ही नहीं है, और जब पेयरिंग करना ही नहीं होगा तो पेयरिंग एनर्जी को क्यों देखेंगे, सही है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केस 1 में रहेगा T2G3 Eg0 और इसमें भी रहेगा T2G3 और Eg0। सो दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और दोनों में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो दोनों का स्पिन सेम रहेगा। इसका मतलब D3 में लो स्पिन हाई स्पिन पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात को, मेरे समझ गया ना, क्लियर है वाई D3 में पॉसिबल नहीं है। ओके, अब मैं D3 के जगह मैं D1 यूज करता हूं, सो क्या लगता है D1 में लो स्पिन हाई स्पिन होगा। हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, याद रखना है, तो इसमें भी नहीं होगा। क्यों, हमारे पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। अब क्या करता हूं, मैं यहां पे D5 को लेता हूं, D5 को, तो केस 1 में क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, T2G में जाएगा या Eg में जाएगा, T2G में जाएगा, Eg में जाएगा, वो Eg में जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फॉर D5 दैट इज T2G3 एंड Eg2। सो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 5। मैं यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं। इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं तो लो स्पिन हाई स्पिन शो करेगा। व्हाट अबाउट इन केस 2, केस 2 में क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे, ये नीचे ही रहेंगे। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2G5 एंड Eg0। सो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी 1। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्पिन ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो स्पिन कम रहेगा। तो ये लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन बनेगा, समझ गए बात को। मतलब वीक लिगैंड है, वीक लिगैंड है, स्प्लिटिंग कम होगा, स्प्लिटिंग कम होगा तो वो हमको हाई स्पिन देगा, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो पेयरिंग होगा, और पेयरिंग होगा तो हमको लो स्पिन देगा। अब ये तो हुई D5 की बात। क्या लगता है D7 के बारे में, क्या लगता है D7 के बारे में। मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए बता रहा हूं, आप टेट्राहेड्रल के लिए भी जा सकते हो, बस इसको उल्टा घुमा देना है, बस काम हो गया, उल्टा घुमा दोगे काम हो जाएगा। क्या लगता है D7 के लिए, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर D7। पहले केस 2 को ही लेते हैं, किसको लेते हैं, केस 2 को लेते हैं। सो पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर होगा, 5 ऑलरेडी है, ये 6th वाला है। अब नीचे वैकेंसी तो है नहीं, नीचे वैकेंसी तो है नहीं। अब वैकेंसी नहीं है तो चाहे उसको खर्चा ज्यादा या कम आए, आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी तो भी, या इसका एनर्जी ज्यादा है तो भी आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे वैकेंसी तो है ही नहीं। तो केस 2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा T2G6 एंड Eg1। सो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी 1। समझे बात को। केस 2 में क्या होगा, सॉरी केस 2 में था, केस 1 की बात करता हूं मैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट विल बी हियर, सेकंड विल बी हियर, थर्ड विल बी हियर। केस 1 क्या बोल रहा है, केस 1 बोलता है पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो चलो ऊपर जाते हैं। सो दिस इज 4 एंड 5, तो 7 में से 5 हो गए, बचे कितने, 2, सही है ना। तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आएंगे, अब वो कहां पे आएंगे, T2G में आएंगे, Eg में जाएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे। वुड्स रूल क्या बोलता है, पहले जहां पे एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन वहां भरेंगे, तो एक एक चले गए।
अब उनका एनर्जी खत्म हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। सही है, तो ये 5 और ये 2 7 कितने हो गए, मतलब 2 7 हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा T2G5 और Eg2। इसके पास टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके पास टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3। तो ये बन जाएगा हाई स्पिन और ये बन जाएगा लो स्पिन, मतलब ये D7 वाला जो रहेगा वो हाई स्पिन और लो स्पिन शो करेगा। समझ के बात को। अब मैं बात करता हूं D9 की, मैं बात करता हूं D9 की, और D9 में सबसे पहले मैं केस 1 को ही लेता हूं। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है ना, समझ के बात को। ये क्लियर है, इज इट क्लियर? ओके, सो इट विल बी T2G6 Eg3। सही है, ओके। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, क्या बोलता है केस 2? पहले पेयर होगा फिर ऊपर जाएगा। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा T2G6 एंड Eg3। सही है, सो दिस इज अबाउट D9। अब क्या करते हैं हम, यहां पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2। हमने VPT पे 2 एग्जाम्पल लिए थे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। तो वो कौन से थे? फर्स्ट एग्जाम्पल वाज in bracket CO in bracket NH3 by 6 overall charge is +3, and second one that is called as CO F6 and overall charge is -3। ये 2 एग्जांपल देखे थे। साथ में हमने हाइब्रिडाइजेशन भी देखा था। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, फर्स्ट वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, एनीवन? फर्स्ट वाले का जो हाइब्रिडाइजेशन था दैट वाज D2sp3, और इस वाले का जो था वो था sp3d। वो क्या था, sp3d। सही है। अब वो इसके साथ देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है और ऐसा क्यों शो किया, सिर्फ लिगेंड चेंज होने से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ा, वो देखते हैं। ठीक है, क्या होगा, ये स्प्लिटिंग है हमारा, दिस इज Eg, सॉरी दिस इज T2G। एक मिनट, अपर साइड में रहेगा Eg एंड दिस विल बी T2G। सही है ना। कोबाल्ट हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो ये कोबाल्ट जो रहेगा वो कौन से D वाला एलिमेंट रहेगा, D1 D2 D3 D4 D5 या D6 D7 D8। ये कोबाल्ट कौन से सीरीज का एलिमेंट है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना आता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आता है 27। सही है, 27 है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 3d7 4s2। सही है, 3d7 4s2। आयरन के 26 कोबाल्ट 27। सही है। अब यहां पे कोबाल्ट +3 वाला है तो S में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और D में से 1 चला गया। इसका मतलब यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो D6 वाला एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, D6 वाला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ D6। तो यहाँ पे सीरीज हमको मेटल के हिसाब से अरेंज करनी है। ठीक है, अब इस मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इस मेटल के D के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। लिगेंड कौन सा है, लिगेंड अमोनिया है। अमोनिया जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा। अमोनिया क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा ना। और जब अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, और ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा इसका मतलब केस2 लगेगा। सही सब समझ रहे हैं ना। तो इस कंपाउंड के लिए केस1 और केस2 में से केस2 लगना चाहिए।
वाई K2 लगना चाहिए? बिकॉज स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा ही रहेगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके, तो इसके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब K2 ही लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, और इलेक्ट्रॉन जब 6 रहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सही है। इसका मतलब यहां पे जो 3D ऑर्बिटल है 1 2 3 4 3D, दिस इज 4s, दिस इज p ऑर्बिटल, सही है। तो D के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है तो CFT के हिसाब से ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इफ ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसका मतलब आने वाले जो लिगेंड्स रहेंगे वो D3 में आएंगे या 4s में आएंगे। आने वाला पहला लिगेंड कहां पे आएगा? 3D में आएगा या 4s में आएगा? कहां पे आएगा? इट मस्ट बी 3D, और इसीलिए लिगेंड जो है वो पहला आएगा 3D में, दूसरा आएगा 3D में, फिर जाएगा 4s में, और फिर जाएंगे 4p में, और इसीलिए इसने इनर ऑर्बिटल को यूज किया है, और इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। समझ गए बात को? ठीक है, तो ऐसा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के वजह से है। तो हम बोलते थे ना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड अनपेयर्ड को पेयर्ड करेगा, वो अनपेयर्ड को पेयर्ड ऐसे करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड होने चाहिए थे वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। क्लियर? दिस एग्जांपल इज क्लियर? पक्का? ओके, अब बात करते हैं सेम सीरीज की, लेकिन एग्जांपल दूसरा लेते हैं। एग्जांपल सेकंड वाला लेता हूं मैं, और सेकंड वाले में जो लिगेंड है वो फ्लोरीन है, एंड फ्लोरीन इज अ, एक मिनट, एंड फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, एंड फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड। तो यहां पे जो फ्लोरीन है ये वीक लिगेंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वीक लिगेंड का। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? केस 1 लगाएंगे, केस 2 लगाएंगे? अरे केस 1 लगाएंगे, केस 2 लगाएंगे? केस 1 लगाएंगे। केस 1 क्या कहता है? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपर साइड में जाना पसंद करेगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, सही है। सो दिस इज D3, 1 2 3 4 एंड 5। तो D6 के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? ये 2 पेयर्ड है, 1 अनपेयर्ड 1 अनपेयर्ड 1 अनपेयर्ड 1 अनपेयर्ड। क्यों ये अनपेयर्ड क्यों है? क्योंकि वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो अनपेयर्ड क्यों है? क्योंकि वीक लिगेंड होने की वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी कम है और इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली अपर साइड में जाएगा, और इसलिए इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड के अनपेयर्ड है। समझे बात को? अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि आने वाला पहला लिगेंड कहां पे जाएगा? 3D में जाएगा, 4s में जाएगा? आने वाला पहला लिगेंड कहां पे जाएगा? 3D में या 4s में? 4s में जाएगा, और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2। क्या आता है? sp3d2। समझे बात को? ठीक है, तो जो ड्रॉबैक VBT में था उस ड्रॉबैक को फुलफिल करने का काम CFT ने किया, और इसने ये बोला कि लो स्पिन और हाई स्पिन जो होता है, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं, और वीक लिगेंड को जो क्लासिफाई किया गया तो वो क्लासिफाई इस स्प्लिटिंग एनर्जी के हिसाब से किया गया, और ये बताया गया कि जिसने स्प्लिटिंग ज्यादा किया उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलेंगे, और जिसने स्प्लिटिंग कम किया उसको वीक लिगेंड बोलेंगे। क्लियर? यहां तक सब क्लियर है? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इफ हम यहां पे ये मॉलिक्यूल लेते हैं, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया, ये मॉलिक्यूल दे दिया, और पूछा क्या ये मॉलिक्यूल लो स्पिन हाई स्पिन शो कर सकता है? मतलब उसने दोनों केस के बारे में पूछा है, क्या इस में लो स्पिन हाई स्पिन दोनों पॉसिबल है? यस। इफ ये D6 वाला है तो लो स्पिन हाई स्पिन दोनों पॉसिबल रहेंगे। ये पूछा कि इस लिगेंड के साथ वो कौन सा स्पिन शो करेगा, इस लिगेंड के साथ।
तो इस लिगेंड के साथ वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और बीबीटी ने बोला था जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करता है। समझे बात को? तो ये है सीएफटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सही है? ठीक है? ओके, एनी डाउट्स इज देयर? क्वेश्चन क्या आता है, ये मैंने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ाया, आप इसको टेट्राहेड्रल में जा सकते हो, बस उसका केस उल्टा रहेगा, बाकी सब ये दोनों केस सेम है, डायग्राम उल्टा रहेगा। ठीक है? तो इससे लो स्पिन हाई स्पिन हो सकता है। अब देखो, एक ड्रॉबैक ये भी था बीबीटी का कि वो कलर्स के बारे में नहीं बताता है। मतलब ये जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो कोई ना कोई कलर शो करते हैं, लेकिन एक कलर क्यों शो करते हैं उसका रीजन नहीं बताया था। तो इसका रीजन ये बता रहा है। कैसे? उनका कहना ऐसा है कि यहाँ पे Eg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो, Eg का एनर्जी ज्यादा है और T2G का एनर्जी कम है, इतना तो पता है ना। हाँ, तो Eg के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है Eg के पास? अब सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद Eg आर 2। क्या Eg के पास वैकेंसी है? वैकेंसी की बात कर रहा हूं। यस, हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर? हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर? 2 वैकेंसीज आर देयर। तो इसमें ऐसा होता है, अब ये लोअर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मतलब T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में जाना चाहता है। लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाना चाहता है, यहां से यहां जाना चाहता है। मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है। सही है ना? इसका मतलब वो एक्साइटेड स्टेट वाली बात। ठीक है? अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि देखो T2G का एनर्जी कम है और Eg का एनर्जी ज्यादा है, तो उसको T2G से Eg में जाने के लिए एनर्जी को एब्सॉर्ब करना होगा, एनर्जी गेन करना होगा ना। अब वो एनर्जी गेन करेगा कहां से? तो वो एनर्जी गेन करेगा लाइट से। तो ये लाइट जो होता है, उस लाइट में से वो एनर्जी को गेन करेगा। अब क्वेश्चन आएगा लाइट में कहां से एनर्जी आई? तो एनर्जी का फॉर्मूला है E = hc/λ, और हर लाइट का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है और उस वेवलेंथ से उसका एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इट मींस दैट T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में जा रहा है तो वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, मतलब वो लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा? वो वहां से वापस आएगा। सही है ना? वो वहां पे परमानेंटली थोड़ी जाएगा। तो पहले वो लोअर से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया। इसका मतलब ये, इसको d ऑर्बिटल बोल सकते हैं। इसी का टाइप ऑफ s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, t ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? दिस इज d ऑर्बिटल। और ये भी कौन सा ऑर्बिटल है? d ऑर्बिटल। तो क्या हो रहा है? d में से d में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और जब ये पहले जाएगा तो एनर्जी, लाइट को एब्सॉर्ब करेगा, आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, मतलब लाइट को क्या करेगा? रिलीज करेगा। सही है? अब क्या होगा? जितना इनका एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा एनर्जी उसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। मतलब इस केस में इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा रहेगा तो उसको ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, मतलब कम वेवलेंथ का लाइट एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन हम इसकी बात करेंगे तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग कम रहेगा तो एनर्जी कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगा तो ज्यादा वेवलेंथ का लाइट एब्सॉर्ब करना होगा। और ये पूरा खेल इस लाइट का है, पूरा खेल लाइट का है। जितने एनर्जी का लाइट एब्सॉर्ब करेगा उतने ही एनर्जी का लाइट बाद में इमिट करेगा। तो D का इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है, D का इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है, इसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन। और इस एब्सॉर्प्शन और इमिशन की वजह से, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की वजह से ये वाले कंपाउंड्स कलर्स को शो करते हैं।
ये वाले कंपाउंड्स क्या करते हैं, कलर्स को शो करते हैं। तो जो ड्रॉबैक हमने वीबीटी में बोला था कि कलर्स क्यों शो करते हैं वो नहीं बताया था, वो इन्होंने बताया कि कलर्स क्यों शो करते हैं। तो कलर शो करने का रीजन है कि वो ग्राउंड से एक्साइटेड से ग्राउंड में डीडी ट्रांजिशन होता है और इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स कलर को शो करते हैं। तो उस ड्रॉबैक को यहाँ पे भी फुलफिल कर दिया हमने। अब देखो पहले वाले कंपाउंड और दूसरे वाले कंपाउंड में क्या दोनों कंपाउंड में वो सेम वेवलेंथ का लाइट एब्सॉर्ब करेगा कंपाउंड? ये दोनों कंपाउंड सेम वेवलेंथ का लाइट एब्सॉर्ब करेंगे या डिफरेंट? ये दोनों कंपाउंड डीडी ट्रांजिशन के लिए सेम वेवलेंथ का लाइट एब्सॉर्ब करेंगे या डिफरेंट? व्हाई डिफरेंट? बिकॉज बोथ लिगेंड्स आर डिफरेंट, so splitting energy will be different, so this energy will be different, so this wavelength will be different। समझ गए बात को? समझ गए? इसका मतलब ये जो होता है ना स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा को, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है और इसीलिए ये अपर साइड वाला कंपाउंड अलग कलर शो करता है और नीचे वाला कंपाउंड अलग कलर शो करेगा। तो कलर इसके वजह से आता है, ठीक है। सो ईच एंड एवरी कंपाउंड अलग अलग कलर इसलिए शो करता है। अब ये डीडी ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब किसका ट्रांसफर हो रहा है? ये डीडी ट्रांजिशन में किसका ट्रांसफर हो रहा है? किसका ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का या लिगेंड का? किसका ट्रांसफर हो रहा है, लिगेंड का या इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का। अब मैंने बोला यहां पे हमारे पास सीरीज है D0, यहां पे जो हमने मेटल यूज किया वो D0 वाला है। तो D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है और EG के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? T2G के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है और EG के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 0। तो यहां पे DD ट्रांजिशन होगा, इसमें DD ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये D0 वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा ये कलर को शो नहीं करेगा। कौन शो नहीं करेगा? D0 वाला। इफ मैं D0 की जगह में D10 लिखता हूं तो क्या होगा? अब यहां पे मैंने D10 लिखा है, इसका मतलब D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, कोई भी लो स्पिन हाई स्पिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 7 8 9 और 10। तो इसके पास वैकेंसी है ही नहीं, और वैकेंसी रहेगी नहीं तो डीडी ट्रांजिशन होगा नहीं, और डीडी ट्रांजिशन होगा नहीं तो कलर को शो करेगा नहीं। सिंपल, समझ गए? इज इट क्लियर? मैंने आपको जेमस्टोन का एग्जांपल बताया था, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं Al2O3 और वहां पे थोड़ा सा क्रोमियम के बारे में बताया था। अब ये जो क्रोमियम है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी कितना आएगा इसमें? स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, तो ये आता है D4S2 वाला, लेकिन ये +3 है तो ये S के पास रहेंगे 0 और D के पास रहेंगे 3। इसका मतलब ये क्रोमियम जो रहेगा वो D3 वाला रहेगा। तो क्या ये D3 वाला क्रोमियम DD ट्रांजिशन शो करेगा? क्या ये D3 वाला क्रोमियम DD ट्रांजिशन शो कर सकता है? यस। और इसी DD ट्रांजिशन के वजह से ये क्रोमियम कलर शो करता है और इसीलिए वो जेमस्टोन कलर शो करता है। तो नॉर्मल एल्यूमिनियम ऑक्साइड कलर शो नहीं करता है, लेकिन इसके अंदर जब क्रोमियम का इंप्यूरिटी होता है, एल्यूमिनियम भी +3 वाला है, क्रोमियम भी +3 वाला है, तो जहां पे एल्यूमिनियम की जगह थोड़ा सा क्रोमियम जब इंप्यूरिटी के फॉर्म में होता है तो ये अपना डीडी ट्रांजिशन शो करता है लाइट में, और इसीलिए ये जेमस्टोन कलर शो करता है। इफ हम उसके अंदर का मेटल चेंज करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए हर जेमस्टोन का कलर अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर हमने जो मेटल यूज किया है वो मेटल किस प्रकार का होता है। समझ गए बात को? ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मैंने एक ही डायग्राम के हिसाब से बताया था, ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से, आप टेट्राहेड्रल के हिसाब से भी जा सकते हो, आप टेट्राहेड्रल के हिसाब से भी जा सकते हो। दोनों के लिए ज्यादा फर्क नहीं आएगा, वो सेम ही होगा। ठीक है, अब यहां पे बात आती है स्प्लिटिंग एनर्जी की। तो ये तो पहले ही बता दिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा रहेगा और वीक लिगेंड रहेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम रहेगा।
अब मैं बोलता हूं डेल्टा O एंड डेल्टा T, दोनों में सेम लिगेंड है। यहाँ पे 6 लिगेंड है और 6 के 6 NH3 है, और यहाँ पे भी 4 लिगेंड है और चारों के चारों NH3 है, क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो 4 होंगे, ऑक्टाहेड्रल है तो 6 होंगे। क्या लगता है किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगा? किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगा? किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगा? क्या दोनों में सेम स्प्लिटिंग होगा? दोनों में सेम स्प्लिटिंग होगा? नहीं। क्यों? इसमें लिगेंड 6 है और इसमें लिगेंड 4 है। इसमें मेटल को रिपेल करने वाले 6 ग्रुप है, इसमें मेटल को रिपेल करने वाले 4 ग्रुप है। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा T। और इफ इसका रीजन पता होता है, इसका एग्जैक्टली वैल्यू होता है डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा O। इफ लिगेंड सेम है, इफ लिगेंड सेम है, मेटल भी सेम है, एक ऑक्टाहेड्रल है और दूसरा टेट्राहेड्रल है, तो उसके लिए इन दोनों का रिलेशन ऐसे रहेगा। इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जाता है कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग का रिलेशन क्या रहेगा। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। क्वेश्चन ये आता है कि CFSC, इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू, चाहे वो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का हो या तो डेल्टा टेट्राहेड्रल का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है? ये वैल्यू किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है? तो सबसे पहले डिपेंड होती है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो CFSC का वैल्यू ज्यादा रहेगा, और वीक लिगेंड रहेगा तो CFSC का वैल्यू कम होगा। ठीक है, दूसरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। नेचर ऑफ लिगेंड का मतलब, सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि एक में हमने क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया यूज किया, हमने क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया को यूज किया, जो भी यहाँ पे +3 है। फिर हमने क्या किया, क्रोमियम के साथ हमने 6H2O को यूज किया। क्या है, दोनों में मेटल सेम है, दोनों में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, बट दोनों में लिगेंड डिफरेंट है। इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसमें वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, वीक लिगेंड कम स्प्लिटिंग करेगा। नेचर ऑफ लिगेंड। दूसरी बात, इसमें यहां पे हम यूज करते हैं Cr इन ब्रैकेट NH3/6 एंड ओवरऑल चार्ज इज +2। तो पहले वाले कंपाउंड में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, दूसरे में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसका मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा। अब ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? इस क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इस क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो ना, दिस इज क्रोमियम +3 एंड दिस इज क्रोमियम +2। सही है, दोनों में से किसका साइज छोटा है और किसका साइज बड़ा रहेगा? किसका साइज छोटा है, किसका साइज बड़ा है? रूल नंबर 1 दोनों के लिए सेम है, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। रूल नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज दोनों के लिए सेम है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कम है, और जितना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कम रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, साइज छोटा रहेगा, तो ये लिगेंड को इजीली पुल कर सकता है, तो इनका रिपल्शन ज्यादा होता है, और इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, मतलब इसका न्यूक्लियस ज्यादा खुला है इसलिए। थर्ड वन, 3D से 4D में जाते हैं और 4D से 5D में जाते हैं, तो साइज का डिफरेंस कम है और न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस ज्यादा है। और जब न्यूक्लियर, देखो यहाँ पे देखो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। तो यहां से यहां पे जाते हैं तो CFSC 30 to 50% बढ़ता है।
हम यहां से यहां पे जाते हैं तो CFSE का वैल्यू 30 से 50% बढ़ता है। इसका मतलब मैंने आपको पूछा सबसे ज्यादा मतलब D1 के एलिमेंट लिए मैंने, D1 के, तो D1 के एलिमेंट 3D वाले भी है, 3D1, फिर आएगा 4D1 और फिर आएगा 5D1। तो इनमें से किस में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा रहेगा? इन सब में D के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन 3D से ज्यादा 4D में रहेगा, 4D से ज्यादा 5D में रहेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है वो हम यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट दिस CFT, दिस इज अबाउट CFT। ठीक है, तो CFT जो रहेगा वो इस प्रकार से क्या करेगा, शो करेगा। कलर क्यों शो करेगा उसका रीजन भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको ये याद रखना होता है कि ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड रह सकता है। ओके, ये मान के चलते हैं कि सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो ये हुई CFSE की बात। अब बात ये आती है, अब किसी ने आपको पूछा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर क्यों शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर क्यों शो करते हैं, रीजन क्या रहेगा? कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या होगा? व्हाई? सिंपल रीजन, ड्यू टू DD ट्रांजिशन, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। जब हम लोग बात DD ट्रांजिशन की करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये तभी कलर शो करेंगे जब उनका जो लाइट का वेवलेंथ रहेगा ये विजिबल रीजन में रहेगा, इसमें विजिबल रीजन में। और विजिबल रीजन का लेंथ कितना होता है? दैट इज 400 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट टू 800 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए इसका वेवलेंथ। सही है। अब ये जो कलर शो करते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं। कौन सा कलर शो करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब क्या होता है? यहां पे मैं व्हील निकालता हूं, कलर का व्हील, ठीक है, इस प्रकार से, लाइक दिस वन। ठीक है, अब मैं यहां से शुरू करता हूं। सो दिस इज 400, दिस इज 400, दिस इज 430 नैनोमीटर, ठीक है, दिस इज 490 नैनोमीटर, this is 560 nanometer, this is 600 nanometer, this is 650 nanometer और यहाँ पे आएगा 800 नैनोमीटर। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब होता है इफ हम यहाँ पे कोई भी एक कंपाउंड लिखते हैं, दैट कंपाउंड इज इन ब्रैकेट मेटल लिगेंड बाय 6 ओवरऑल चार्ज इज +3, ये वाला कॉम्प्लेक्स। इफ ये वाला कॉम्प्लेक्स ऐसे DD ट्रांजिशन करता है और लोअर D से इलेक्ट्रॉन अपर D में जाने के लिए सपोज वो इतने वेवलेंथ का लाइट एब्सॉर्ब करेगा, दिस इज विद G1, सही है, क्लियर? तो उन्होंने इस रेंज का वेवलेंथ एब्सॉर्ब किया, इस वेवलेंथ का लाइट एब्सॉर्ब किया। ठीक है, मतलब सपोज उन्होंने 750 नैनोमीटर का लाइट एब्सॉर्ब किया, 750 नैनोमीटर का लाइट एब्सॉर्ब किया। इसका मतलब उन्होंने कौन से कलर का रेडिएशन एब्सॉर्ब किया? मतलब एब्सॉर्ब कर रहा है ना, यहाँ पे कौन से कलर का रेडिएशन एब्सॉर्ब कर रहा है? रेड। तो ये रेड कलर शो नहीं करेगा, उसका अपोजिट कलर शो करेगा, मतलब ये ग्रीन कलर शो करेगा, ये तो अपीयर। ठीक है, तो दिस विल शो दिस कलर, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मतलब इस व्हील के हिसाब से जिस वेवलेंथ का लाइट, जिस कलर का लाइट ये एब्सॉर्ब करेगा, उसका अपोजिट कलर ये शो करेगा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है, मतलब जैसा हम सोचते हैं उसका उल्टा,
जैसा आप सोचते हैं उसका उल्टा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज प्रॉपर्टी। सपोज हम ये बोलते हैं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स 620 नैनोमीटर का लाइट एब्सॉर्ब करता है। कितना? 620 का। तो ये ऑरेंज कलर का लाइट एब्सॉर्ब करेगा और उसका अपोजिट कलर शो करेगा, मतलब ये ब्लू कलर को शो करेगा। समझे बात को? सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब होता है जो कलर वो एब्सॉर्ब करेगा, जिस कलर का लाइट वो एब्सॉर्ब करेगा, उसके अपोजिट कलर का लाइट वो क्या करेगा? शो करेगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब देखो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं निकेल En/3 ओवरऑल चार्जेस +2। ठीक है, सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं इन ब्रैकेट निकेल En/2 एंड H2O/2 overall charge is +2, and third example nickel En in bracket H2O/4 and overall charge is +2। क्या तीनों सेम कलर शो करेंगे? तीनों सेम कलर शो करेंगे? क्या तीनों सेम कलर शो करेंगे? नो। व्हाई? इसमें सभी के सभी मतलब लिगेंड इन है, मतलब इथाइलिन डाइअमाइड। ठीक है, क्लियर? तो लिगेंड्स चेंज हो रहे हैं। इसमें सभी के सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसमें 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 2 वीक लिगेंड है, इसमें 1 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 2 वीक लिगेंड है। तो इन तीनों में से स्प्लिटिंग किस पे ज्यादा रहेगा? स्प्लिटिंग ज्यादा किस पे रहेगा? 1, 2 और 3 में से स्प्लिटिंग ज्यादा किस पे रहेगा? 1 में। तो एनर्जी ज्यादा किस पे लगेगा? 1 में। तो वेवलेंथ किसका कम रहेगा? तो वेवलेंथ किसका कम रहेगा? 1 वाले का। वेवलेंथ किसका कम रहेगा? 1 वाले का। तो इफ हम कलर की बात करते हैं तो फर्स्ट वाला जो है ये वायोलेट कलर शो करता है, दूसरा वाला जो रहेगा ये पर्पल कलर को शो करता है, और तीसरा वाला जो रहेगा ये पेल ब्लू को शो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे क्या करेगा? कलर शो करेगा। ठीक है, तो कलर शो करने के लिए मेन रीजन है डीडी ट्रांजिशन। कलर शो करने के लिए मेन रीजन है डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। सो ये आता है कलर्स इन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, सपोज हम कोई भी एक कंपाउंड बनाते हैं या तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो फिर हमें ये बताना पड़ेगा उनमें से कौन जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा और कौन जो है वो कम स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे Cu+2 है और यहाँ पे हमने 4 अमोनिया को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, सपोज मान के चलते हैं इक्विलिब्रियम में है, सो दिस विल बी Cu NH3/4 एंड ओवरऑल चार्ज इज +2। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इफ हम ये मान के चलते हैं कि दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, इफ ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu इन ब्रैकेट NH3/4 डिवाइडेड बाय concentration of Cu+2 into concentration of NH4, NH3 overall charge is 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट को फाइंड कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे S लिखा, where Ka stand for stability constant, Ka stand for stability constant। ठीक है, तो क्या लगता है, इफ
हम ये मान के चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, तो कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। सही है, तो हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है तो Ks का वैल्यू बढ़ेगा। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ता है तो Ks का वैल्यू कम होगा, मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम होगा। तो इफ हमको प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिल रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिल रहा है तो Ks ज्यादा रहेगा। इससे मतलब ये साबित होता है कि हमने जितना रिएक्टेंट यूज किया था उसमें बहुत सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इट मींस दैट कंपाउंड विल बी स्टेबल। अब क्वेश्चन ये आता है, इफ ये यहाँ पे 4 लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाएगा, 4 लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाएगा और 4 लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने के बाद Ks का वैल्यू आपको देगा, तो Ks के वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिखता हूं, Ks बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। करेक्ट? सही है गलत है? Ks बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इफ स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एसोसिएशन बढ़ेगा या कम होगा? एसोसिएशन बढ़ेगा या कम होगा? एसोसिएशन मतलब किसका? मेटल और लिगेंड का एसोसिएशन। हम इधर जा रहे हैं तो एसोसिएशन हो रहा है और इधर आ रहे हैं तो डिसोसिएशन हो रहा है। सही है, तो Ks का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एसोसिएशन का वैल्यू बढ़ेगा और डिसोसिएशन का वैल्यू कम होगा। सही है, इज इट क्लियर? तो एसोसिएशन का वैल्यू बढ़ेगा और डिसोसिएशन का वैल्यू कम होगा। ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? क्या लगता है ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ होगा? मुझे लगता है ये रिएक्शन 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ होगा। कैसे? पहले Cu+2 के साथ एक अमोनिया ने रिएक्शन किया तो ये बन जाएगा Cu इन ब्रैकेट NH3 और ओवरऑल चार्ज जो रहेगा वो रहेगा +1, सॉरी +2। ठीक है, फिर क्या हुआ? हमने Cu मतलब इसके साथ एक और अमोनिया का रिएक्शन कर दिया और एक और अमोनिया का रिएक्शन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा Cu इन ब्रैकेट NH3/2। हमने फिर से एक अमोनिया के साथ रिएक्शन किया सो दिस विल बी Cu इन ब्रैकेट NH3/3 ओवरऑल चार्ज +2 और फिर से हमने एक बार अमोनिया के साथ रिएक्शन किया सो दैट विल बी Cu इन ब्रैकेट NH3/4 ओवरऑल चार्ज +2। इसका मतलब ये रिएक्शन 4 स्टेप में हो रहा है। तो पहले स्टेप के लिए हम लोग जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालेंगे उसको बोलेंगे Ks1, सेकंड स्टेप के लिए जो निकालेंगे उसको बोलेंगे Ks21, Ks2, तीसरे के लिए बोलेंगे Ks3 और चौथे के लिए बोलेंगे Ks4। तो ये रिएक्शन 4 स्टेप में होगा, 4 लिगेंड है तो इसके लिए हम Ks का वैल्यू फाइंड करेंगे Ks1 इंटू Ks2 इंटू Ks3 इंटू Ks4। 4 बार क्यों किया? 4 बार क्यों किया? क्योंकि इसमें 4 बार रिएक्शन किया, हमारे पास 4 लिगेंड है। सपोज हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ लिगेंड्स है तो क्या होगा? इट विल बी Ks इक्वल्स टू Ks1 इंटू Ks2 इंटू Ks3 डॉट 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 Ksn। सही है, और यहां से हम क्या करते हैं? स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे और इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट से हम ये बता सकते हैं कि विच मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल एंड विच मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल। अब ये जो Ks का वैल्यू होता है, ये Ks का वैल्यू कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है? सही है, तो ये जो Ks का वैल्यू है सबसे पहले होता है नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल और दूसरा रहेगा नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ मेटल में क्या होगा?
इसमें ऐसा होता है, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जितना साइज कम रहेगा उतना केस का वैल्यू ज्यादा रहेगा, उतना केस का वैल्यू ज्यादा रहेगा। ठीक है, और ये साइज और केस का वैल्यू बताने का काम किया था विलियमसन ने। किसने किया था? विलियम्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विलियमसन ऑर्डर, जो साइज के हिसाब से होता है। ठीक है, तो मेटल के हिसाब से हम ऐसे देख सकते हैं, जितना मेटल का साइज छोटा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लिखता हूं Fe इन ब्रैकेट NH3/6 ओवरऑल चार्ज इज +2, और यहां पे लिखा मैंने क्रोमियम इन ब्रैकेट NH3/6 ओवरऑल चार्ज +2। क्या लगता है दोनों में लिगेंड सेम है? पहले में Fe है, दूसरे में क्रोमियम है, तो Fe और क्रोमियम दोनों में से किसका साइज छोटा है? Fe और क्रोमियम दोनों में से किसका साइज छोटा है? किसका साइज छोटा होना चाहिए? Fe और क्रोमियम में से। लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज कम हो जाता है, तो Fe का साइज छोटा है और क्रोमियम का साइज बड़ा है। इसका मतलब पहला वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है और दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है। समझे? तो इफ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं और कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है ये पूछा जाएगा, तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो और ये बता सकते हो विच विल बी मोर स्टेबल एंड विच विल बी लेस स्टेबल। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है। जब बात आती है लिगेंड्स की, तो इसमें ऐसा कहा जाता है लिगेंड्स का बेसिक नेचर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही Ks का वैल्यू ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि लिगेंड जो है वो पेयर डोनर का काम करता है, और जो पेयर डोनर का काम करता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो पेयर डोनेट करना है लिगेंड को, और इसीलिए ये लिगेंड जितने इजीली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने इजीली वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये लिगेंड जितने इजीली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना इजीली वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जितना इजीली कॉम्प्लेक्स बनाएगा उतना Ks का वैल्यू ज्यादा रहेगा। इसीलिए ये Ks का वैल्यू बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये भी देख सकते हैं कि किस कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। तो इफ आपको स्टेबिलिटी के हिसाब से पूछा जाता है तो आप इस फैक्टर के हिसाब से जा सकते हो और ये बता सकते हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल रहेगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल रहेगा। एक बात और, स्टेबिलिटी में एक स्पेशल केस है चिलेट लिगेंड की। कौन सा लिगेंड? चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड वाले कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि चिलेट कंपाउंड रिंग बनाते हैं, और जो लिगेंड मेटल के साथ रिंग बनाते हैं वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल जो होता है वो हमेशा चिलेट लिगेंड होता है। तो कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है और उन एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल चिलेट लिगेंड वाला है, तो यही मान के चलना है कि जो चिलेट लिगेंड वाला रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। रीजन, वो रिंग फॉर्म करता है, और रिंग फॉर्म करते हैं वो 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, और इसीलिए उनका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच।